नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवी विद अशोक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 19 का पार्ट 2 करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू ले रहे हैं। यहाँ पर एक पार्ट मैंने कवर कर दिया है, दूसरे पार्ट में ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो इसमें हमारा एजेंडा क्या रहेगा, हम क्या कवर करने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि मॉडर्न फाइनेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या हैं, मील के पत्थर क्या क्या हुए जिनकी सहायता से मॉडर्न फाइनेंस डेवलप होकर आया। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, एजेंसी प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे सीएसआर भी कहा जाता है, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो ये सारी बातें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। होप है फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको यूट्यूब चैनल पर, वो आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना, अच्छे लग रहे होंगे। तो जैसा भी हो, आपका रिव्यू, राय, है ना, मशवरा जो भी है, आपकी सलाह, प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएं। अच्छा रहता है जब आपकी पॉजिटिव फीडबैक से ही रीइंफोर्समेंट होता है। मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे किया जाता है, उसको पॉजिटिव फीडबैक दिया जाए, निगेटिव फीडबैक दिया जाए कि यहाँ गलतियाँ, यहाँ कमियाँ हैं। उसी तरीके से अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पर भी कमियाँ होंगी मैं इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे मेरी तरफ से कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट टीचिंग देने का प्रयास रखता हूँ। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न फाइनेंस की अगर बात करें तो देखो, पहले ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी, फिर मॉडर्न अप्रोच आई है। पहले क्या होती थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से फाइनेंस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती थी, फाइनेंशियल प्लानिंग होती थी, रेजिंग ऑफ फंड होता था, एलोकेशन ऑफ फंड होता था, एंड फाइनेंशियल कंट्रोल होता था। ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये सारे काम होते थे। आप फाइनेंशियल प्लानिंग किया करते थे, फंड को रेज करते थे, इकट्ठा किया करते थे, फिर उस फंड को कहाँ लगाना है एलोकेट करते थे, और उस फाइनेंस को कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। भाई मॉडर्न अप्रोच आई। मॉडर्न अप्रोच में कहा कि 4 बेसिक ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस फंक्शन होता है उसमें मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 4 बेसिक ब्लॉक्स हैं। वो चारों बेसिक ब्लॉक कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पहला है प्लानिंग, दूसरा है डिसीजन मेकिंग, तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, और चौथा है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो 4 फंक्शन हमारे सामने कौन से निकल करके आए। पहला फंक्शन प्लानिंग है, हम प्लानिंग करेंगे कि भाई हमें कितना फाइनेंस वगैरह चाहिए। डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे हम कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, उसको डायरेक्शन देंगे कि किधर जाना है, क्या सही है क्या गलत है, और कंट्रोलिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारा काम रहता है। ठीक है, तो प्लानिंग में दिस इन्वॉल्व नॉट ओनली कैपिटल प्लानिंग बट आल्सो प्रॉफिट प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम सिर्फ कैपिटल की, पूंजी की प्लानिंग नहीं करते कैसे कैपिटल आएगी, बल्कि हम प्लानिंग करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। फिर डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, द प्लान्स आर एग्जामिन्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर वायबिलिटी। जो भी आपने प्लान बनाया है प्लानिंग में, वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, वो वायबल है, वो ठीक है या नहीं है, हम अप्लाई कर सकेंगे, इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में प्लान तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरे पास में जो है 2.5 लाख रुपए नहीं है, तो क्या वो प्लान वायबल है? नहीं भाई। तो अगर हम जर्मनी नहीं जा सकते तो जर्मनी तलैया घुमाएंगे। प्लान उस हिसाब से डिसीजन लेंगे हम, पैसों के हिसाब से अपना डिसीजन बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग आता है आपका। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग में क्या आता है देख लेते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग में आता है टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस इट इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड एडुकेट ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग राइट लीडरशिप। तो भाई किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, हमें 10 लाख कार प्रोड्यूस करनी है, क्या सोचने से नहीं होगा ना। अभी 1 लाख कर पा रहे हैं, 10 लाख करनी है, इसका मतलब हमें 10 गुना तैयारी बनानी पड़ेगी। हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, अभी हम 2 ट्रिलियन पर बैठे हुए हैं, तो क्या हम 5 ट्रिलियन ऐसे ही रातों रात हो जाएंगे? नहीं भाई। उस हिसाब से हमें अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, लीडरशिप देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देना पड़ेगा कि हम ये स्टेप उठाने वाले हैं। ठीक है, तो सही लीडरशिप की भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। कंट्रोलिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल फंक्शन डज नॉट स्टॉप विद द डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग। केवल आपने प्लानिंग कर ली, आपने डिसीजन ले लिया, आपने ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग कर लिया, इससे फाइनेंस का फंक्शन खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि चीज़ों को आपको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, वरना लोग लेकर पैसे भाग जाएंगे। एंड अ कंटिन्यूअस वॉच इज टू बी केप्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म टू आइडेंटिफाई एनी डेविएशन फ्रॉम द अप्रूव्ड प्लान। आपको लगातार अपने फर्म की एक्टिविटी पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारा प्लान है उससे हमारा डेविएशन है, कुछ ऐसा वेरिएशन तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बजटिंग हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गई, आर पार्ट ऑफ कंट्रोल फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा रही है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, बजट बनाए जा रहे हैं, तो ये सभी कहीं ना कहीं आपके कंट्रोलिंग का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, इन सब से हमें पता चल जाएगा कि हमारी
मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। फिर आता है अनदर क्लासिफिकेशन, आया एक अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न अप्रोच का ही, मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक दूसरा क्लासिफिकेशन है, जिसके हिसाब से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बस इन्होंने बता दिया है कि हाँ क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं। तो क्या क्या है इस बिल्डिंग ब्लॉक्स में, देखो वहाँ पर हमने देखा था प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, और फिर लास्ट में देखा था कंट्रोलिंग। ये 4 स्टेप हमारे 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। यहाँ पर 7 हैं। पहला कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वायबिलिटी, इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो दूसरी क्लासिफिकेशन की अप्रोच है उसके हिसाब से मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसमें जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर ये 7 चीज़ें आती है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जो भी डेटा है वो कंसिस्ट होना चाहिए। अगर एक जगह 300 रुपये उधारी लिखी तो दूसरी जगह भी 300 रुपये उधारी लिखी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, लोग जिम्मेदार होने चाहिए अपने काम के लिए। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए जो भी काम हो। वायबिलिटी, जो प्रोजेक्ट है आपका, जो आपने डिसीजन लिया है वो वायबल होना चाहिए, सही से इंप्लीमेंट होना चाहिए। इंटीग्रिटी, मतलब दृढ़ निश्चितता, ईमानदारी होनी चाहिए। मैनेजमेंट सही से होना चाहिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाना चाहिए। ये हो गए इनके हिसाब से दूसरी अप्रोच के हिसाब से बिल्डिंग ब्लॉक्स। फिर हमें बात करनी है रिस्क वाले ट्रेड ऑफ की, लेकिन उसके पहले एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बात की बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न फाइनेंस की, तो इसमें हमने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से फाइनेंस फंक्शन जो होता है, या ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो फाइनेंस फंक्शन होता है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, फंड रेज करिए, फंड का एलोकेशन करिए और फिर फाइनेंशियल कंट्रोलिंग करिए। 4 स्टेप हो गए। फिर आता है हमारा मॉडर्न अप्रोच, उसके हिसाब से 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके, किसके, फाइनेंशियल फंक्शन के। पहला प्लानिंग, दूसरा डिसीजन मेकिंग, तीसरा ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, चौथा कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम सिर्फ जो है कैपिटल यानी पूंजी कहाँ से लाएंगे उसकी प्लानिंग नहीं करते, बल्कि प्रॉफिट कैसे आएगा उसकी भी प्लानिंग करते हैं। फिर आता है डिसीजन मेकिंग, हमने जो प्लान बनाया है वो वायबल है, इसका डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे कि इसे इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग में ये बोलते हैं कि भाई देखो आपको ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है तो उसमें क्षमता बिल्ड करनी पड़ेगी, लोगों को स्किल्ड करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ में एक राइट डायरेक्शन की लीडरशिप की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर आती है बात कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग का काम होता है कंटिन्यूअसली जो भी हमारा प्लान है, जो हमने प्लान बनाया है, जो हमने डिसीजन लिए हैं वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसको कंटिन्यूअसली वॉच करते रहना होता है, यही होता है आपका कंट्रोलिंग। अब इसमें बजटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपका कंट्रोल फंक्शन का ही हिस्सा होती हैं। फिर हमने देखा कि दूसरा क्लासिफिकेशन है मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक और क्लासिफिकेशन किया गया, उसके हिसाब से 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, वायबिलिटी, इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मीन्स दैट द पोटेंशियल रिटर्न राइजेज व्हेन द हायर रिस्क इज टेकन एंड वाइस वर्सा। मतलब रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि हमारा रिस्क बढ़ता जाता है, पोटेंशियल रिटर्न, आपका रिटर्न बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप रिस्क जो है ज़्यादा लेना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न होगा, जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम रिटर्न होगा। ठीक है, इसीलिए एफडी में कम रिटर्न होता है क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है, रिटर्न कम है, रिस्क भी कम है। अगर आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, जाएगा तो डूब भी जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन इन ऑफ अ फर्म आर ऑफन गाइडेड बाय द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर गाइडेंस कहाँ से लिया जाता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की सहायता से लिया जाता है। ओके, रिस्क में बी डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी दैट द एक्चुअल रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट विल बी लेस देन द फोरकास्टेड रिटर्न। तो देखो रिस्क का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें एक्चुअल रिटर्न मिलने वाला है हमारे इन्वेस्टमेंट से वो हो सकता है कि कम हो, जितना हमने उम्मीद करके रखी हुई थी, तो उसे ही हम रिस्क कहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में मैंने सोचा था मुझे 20% का रिटर्न मिलेगा, मुझे मिला कितना, 10% का मिला, 8% का मिला, तो मतलब ये एक तरीके का रिस्क है। ठीक है, रिस्क इज इनहेरेंट इन एवरी इन्वेस्टमेंट दो इट्स स्केल वेरीज। मतलब रिस्क भैया हर इन्वेस्टमेंट में शामिल है, आपकी एफडी भी जो है सेफ नहीं है, हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क छिपा हुआ होता है, बस इसकी जो स्केल है, किस स्तर का रिस्क है वो वेरी करता रहता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न द फर्म नीड टू इंक्रीज द रिस्क टेकन। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ज़्यादा रिटर्न उसे चाहिए तो उसको ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा या ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये भी बात हमारी क्लियर हो जाती है। अगर ये उसी जगह दूसरी जगह पर हम देखें, ऑन द अदर हैंड इफ इट डज नॉट वांट टू टेक हाई रिस्क इट हैज टू कंटेंट विद द लो रिटर्न। अगर फर्म ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है तो भाई संतोष करो लो रिटर्न के साथ में। अब प्रॉपर, तो यहाँ पर हमने बात कर ली थी कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं भाई तो आपको लो रिटर्न पर संतोष करना पड़ेगा। ठीक है, तो अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द रिटर्न एंड रिस्क शुड बी मेंटेन टू गेट ऑप्टिमम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम एक बैलेंस बना करके चलें, किसके बीच में, हमारे रिस्क और रिटर्न के बीच में। मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ उसी हिसाब से उतना रिटर्न मिलेगा। एक प्रॉपर बैलेंस बना करके आप चलेंगे तो उसी प्रॉपर बैलेंस को ही फ्रेंड्स हम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बोल देते हैं। इसी रिटर्न मतलब इसी बैलेंस को कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिटर्न मिल सकता है, उसके हिसाब से जो बैलेंस आपने बनाया इसी को ही रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहा जाता है। ओके, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो ज़्यादा रिटर्न पाओगे, कम रिस्क ले सकते हो कम रिटर्न। तुम्हारी जैसी क्षमता हो, जैसे तुम्हारे पास में मान लो 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए हैं कुल, तो टोटल 10 लाख हैं, उठा करके सारे 10 लाख शेयर मार्केट में डाल देना ठीक रहेगा? नहीं रहेगा भाई। कितना रिस्क ले सकते हो? तो मैंने बोला सर कि इस 10 लाख में से अगर मेरा 3-4 लाख तक का लॉस हो जाए तो मैं ओके हूँ। इसका मतलब आपने एक बैलेंस बनाया कि मैं 3-4 लाख रुपए तक शेयर में डाल सकता हूँ, तो वो रिस्क की आपकी क्षमता हो गई और उसी हिसाब से अब 3-4 लाख लगाओगे तो 3-4 लाख के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, 10 लाख लगाते तो 10 लाख के हिसाब से रिटर्न मिलता। ठीक है, तो इसी को ही फ्रेंड्स हम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बोलते हैं और हर एक फाइनेंशियल डिसीजन में ये ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व रहता ही रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स बात की रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि जब अगर हम ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क लेंगे तो कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो हम एक ऐसी अप्रोच चाहते हैं जिसमें हम बैलेंस बना करके चलें, जितना रिस्क लेने की क्षमता उसी हिसाब से मेरा रिटर्न हो जाए। तो इस तरीके के जो बैलेंस होता है उसी को ही फ्रेंड्स हम मतलब जो है बैलेंस इज कॉल्ड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, अब आता है एक और इसी में छोटा सा सब टॉपिक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो जैसे मेरे पास 10 लाख है, उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं ये चाहूंगा ना कि मुझे 6%, 8%, 10%, 12%, कितना चाहता हूं मैं, मुझे कितना रिटर्न चाहिए, 10%, तो वो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, तो देखिए द फर्म हैज टू डिसाइड द रेट ऑफ रिटर्न इट वांट ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट बिलो व्हिच इट वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट द मनी। मतलब हर फर्म ये डिसाइड कर लेती है कि मुझे कम से कम इतना रिटर्न चाहिए। जैसे फर्म ने कहा कि भाई जो पैसा लगाओ उसमें कम से कम 8% का रिटर्न आना चाहिए, अगर 8% से कम का रिटर्न है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं। तो इसे ही फ्रेंड्स जो है हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क कैन बी एक्सप्रेस एज अंडर। तो आपको जितना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए रिक्वायर्ड, वो इक्वल टू होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है, इसके तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू होता है आपका रिस्क फ्री रिटर्न और प्लस रिस्क प्रीमियम। इसका मतलब समझिए, अगर आप 8% रिटर्न चाहते हैं, कितना 8% रिटर्न चाहते हैं, तो रिस्क प्रीमियम मान लीजिए एफडी पर, गवर्नमेंट बॉन्ड पर 6% रिटर्न मिल रहा है, तो इसे रिस्क फ्री रिटर्न कहेंगे। 6% जो एकदम एश्योर्ड है, रिस्क फ्री रिटर्न उसे ही कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड पर रिटर्न, फिक्स डिपॉजिट पर रिटर्न रिस्क फ्री माने जाते हैं। ठीक है, तो 6% ये हो गया, प्लस जो ये 2% आपको और चाहिए, देखो हमें 8% चाहिए, कितना चाहिए 8%, हमारे रिस्क फ्री कितना है 2%, प्लस जो 6% रिस्क फ्री है और जो 2% एक्स्ट्रा आप चाह रहे हो उसे फ्रेंड्स जो है फाइनेंस की भाषा में रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। आप इतना रिस्क प्रीमियम पे करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, वेरियस टूल्स आर यूज टू इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर मेजरिंग द रिस्क। अब बहुत सारे जो है हमारे पास में टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी सहायता से हम इस रिस्क को मेजर कर सकते हैं। एक ऐसा ही टूल स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की सहायता से भी हम ये रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। हायर द रिस्क, हायर इज द रिस्क प्रीमियम एंड हायर वुड बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देखो जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, ठीक है, देखो हायर द रिस्क, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न की उम्मीद रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। हायर द रिस्क, लोअर द रिस्क प्रीमियम एंड हायर द रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे करके कंफ्यूज करके 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं इसी लाइन से ही। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा रिस्क लोगे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा और ज़्यादा रिस्क प्रीमियम होगा। इसी इक्वेशन से ही देख लो भाई। देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि मुझे अगर 8% रिटर्न चाहिए, इफ आई नीड 8% रिटर्न,
6% रिस्क फ्री है तो मेरा रिस्क प्रीमियम 2% है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई हमको जो है 10% रिटर्न चाहिए, तो 6% रिस्क फ्री है, अब मेरा रिस्क प्रीमियम कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, अब मेरा देखो रिटर्न बढ़ा, रिटर्न मेरा क्या हो गया, 10% हो गया, लेकिन मेरा रिस्क प्रीमियम भी बढ़ गया, 2% से बढ़कर के 4% हो गया, और मेरा रिटर्न भी बढ़ गया, मेरा रिस्क प्रीमियम भी बढ़ गया, और मेरा रिस्क भी बढ़ गया। सब हायर की तरफ ही जाते हैं, रिस्क भी बढ़ता है, रिस्क प्रीमियम भी बढ़ता है, और रिटर्न भी बढ़ता है, सब एक ही दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब व्हाइल द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे रिस्क फ्री माना जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दे रखी है कि आपका पैसा हम लौटाएंगे तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो है डिफॉल्ट होने के कि पैसा ना लौट पाए इसके चांसेस नील होते हैं। ठीक है, उसी जगह पे जंक बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भाई ये हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, आपका पैसे ना लौटे, जो इन्वेस्ट किया वो भी ना लौटे, इसीलिए जंक बॉन्ड इन्हें कहा जाता है। दो द यील्ड इज हाई, यानी रिटर्न तो अच्छा है, यील्ड हाई है, रिटर्न अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ। तो जंक बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंड्स, उसमें रिस्क हाई होता है। हाई रिस्क होने की वजह से, हाई रिस्क क्यों होता है, क्योंकि डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, हो सकता है पैसा ही ना लौटे, रिटर्न अच्छा आएगा लेकिन रिस्क भी ज़्यादा लेकर के आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कई बार हमने ये बात घूम टहल के एक ही बात कई बार कर ली। ठीक है, थोड़ा ये फार्मूला याद रखिएगा। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में हर एक फर्म ये डिसाइड करती है कि हमें कम से कम कितना रिटर्न चाहिए, उससे नीचे तो मैं मानूंगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो गई कि इससे कम तो चाहिए ही नहीं चाहिए, 8% से नीचे मिलेगा तो हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, तो उसे ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू होता है रिस्क फ्री रिटर्न और उसमें जोड़ दीजिए रिस्क प्रीमियम। ठीक है, जितना रिटर्न चाहिए, अब तुम्हें 12% चाहिए और रिस्क फ्री 6% है, तो रिस्क प्रीमियम तुम्हारा 6% और जुड़ जाएगा। डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं इस चीज़ को, रिस्क को मेजर करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन उनमें से एक टूल है, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर याद रखिए, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क प्रीमियम होगा और उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी आपको मिलेगा, सब ज़्यादा ही रहता है। ज़्यादा रिस्क लोगे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा रिस्क प्रीमियम होगा। कम रिस्क लोगे कम रिस्क प्रीमियम होगा और कम रिटर्न मिलेगा, दोनों बातें सही हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे रिस्क फ्री माना जाता है, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट के चांसेस नील होते हैं, पैसा आपका एश्योर्ड रहेगा, जो कहा गया है वो लौटाया जाएगा। जबकि जंक बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो सबसे हाई रिस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट होने के पूरे चांस रहते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि डिफॉल्ट हो जाए, पैसे ना लौटे। ठीक है, जबकि यहाँ पर रिटर्न यानी यील्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, फिर एक और टॉपिक लेते हैं जो कि है एजेंसी प्रॉब्लम। देखो एजेंसी प्रॉब्लम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको थोड़ा समझ लोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो एजेंट रखते हैं हम लोग ना, जैसे एजेंसी, एजेंट प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। बैंक प्रिंसिपल हो गया, किसी को हमने वीसी एजेंट हम रखते हैं। ठीक है, तो एजेंसी रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों अपने अपने फायदे के लिए काम करने लगते हैं, उसी वजह से एजेंसी में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे अब इस बात को, यही कहानी है। अभी जैसे दुकानदार होता है फ्रेंड, मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, अब उसके पास इतना समय नहीं है, वो सारे कस्टमर को डील नहीं कर पा रहा है, तो उसने एक और नौकर रख लिया अपने पास में, सेल्समैन रख लिया कि तुम बेचोगे। ठीक है, अब दुकानदार का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेच दे, है ना, महंगे में बेच दे। सेल्समैन क्या चाहता है कि पाऊँ तो एक आध प्रोडक्ट का पैसा मैं अपनी जेब में रख लूँ, काइंड ऑफ दैट। तो ये प्रिंसिपल और एजेंसी दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। An agency problem is a conflict of interest inherent in the relationship involving principal and agent। देखिए बोल रहे हैं कि जो आपका एजेंसी प्रॉब्लम होती है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मेरा और आपका इंटरेस्ट मिला नहीं। मैं चाहता हूं सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना, आप रात में देर तक पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा और आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक ही रूम में अगर रहते हैं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो भी इनहेरेंट छिपा होता है किसी भी रिलेशनशिप में जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट लोग होते हैं। जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट की अगर रिलेशनशिप है तो उसमें जो है हमेशा ये रिस्क रहता ही रहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। इन सच रिलेशनशिप वन पार्टी इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अनदर पार्टी। तो इसमें यानी एजेंट और प्रिंसिपल की जो रिलेशनशिप होती है, तो इसमें जो एजेंट होता है उसको चाहिए कि वो प्रिंसिपल के लिए बेहतर काम करे। वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में वन पार्टी यानी एजेंट को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, किसके, अनदर पार्टी यानी प्रिंसिपल की इंटरेस्ट में उसे काम करना चाहिए। एन एजेंट इज कॉमनली इंगेज्ड बाई अ प्रिंसिपल ड्यू टू डिफरेंट स्किल लेवल, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट पोजीशन आर रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइम एंड एक्सेस। एग्जाम्पल यू हायर सीए, है ना। तो देखो हमें एजेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि भाई हम अपना काम नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो एजेंट को हायर करते हैं। जैसे हमने क्या किया, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है कंपनियां क्यों हायर करती हैं, क्योंकि कंपनी को सारी चीज़ें नहीं आती, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब कुछ नहीं आता, इसीलिए सीए हायर कर लेते हैं कि भाई तुम्हारे पास में अलग से
स्किल सेट है, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट तुम्हारी पोजीशन है, या हमारे पास उतना समय नहीं है कंपनी के पास में कि ये सारे काम करें, इसीलिए हम लोग एजेंट हायर कर लेते हैं, स्पेशलाइज लोगों को हायर कर लेते हैं। हम अपनी शादी में खुद ही अपना डीजे बजा सकते हैं, लेकिन क्या हम डीजे बजाने बैठ जाएंगे? क्योंकि हमारी एक्सपर्टी नहीं भाई, उसके लिए हम दूसरों को हायर कर लेते हैं, काइंड ऑफ दैट। ओके, उसके बाद में इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट टिपिकली अराइजेज व्हेन देयर इज ए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट तब रेज होता है फ्रेंड, जब आपका क्या हो कि सेपरेशन हो ओनरशिप में और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में। ओनरशिप में और मैनेजमेंट में अगर सेपरेशन होगा, यानी ओनरशिप किसी और के पास है और मैनेजमेंट किसी और के पास है, तो उस केस में एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाता है। देखिए, द डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी इन अ कंपनी लाइज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजर्स। डिसीजन यानी निर्णय लेने की क्षमता किसके पास होती है? मैनेजमेंट के पास होती है, मैनेजर्स के पास होती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं, जिनके पास शेयर है वो ओनर है। यही तो बताया गया कि ओनर में ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर के पास में। और मैनेजमेंट किसके पास है? मैनेजर्स के पास में है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा ना। देखो, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि जितना प्रॉफिट कमाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको दे दो। कंपनी चाहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रोक लें, है ना। कंपनी क्या चाहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रोक लें और डिविडेंड कम से कम दें। शेयर होल्डर चाहेगा नहीं नहीं 400 करोड़ कमाए हो तो 300 350 करोड़ हमको बांट दो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाए। कंपनी चाहेगी नहीं यार, हम अगर 400 करोड़ में से 50 करोड़ रखेंगे और पता चला अगले साल हमें दिक्कत होगी तो कैसे होगा? तो वो बोलेगी कि नहीं, हम सिर्फ 100 करोड़ बांटेंगे, 300 करोड़ रुपए प्रॉफिट होल्ड करके रखेंगे, प्रॉफिट रिटेन करके रखेंगे। तो इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अराइज हो जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो ओनर होते हैं कंपनी के ऑफ अ कंपनी आर द प्रिंसिपल एंड मैनेजर्स आर देयर एजेंट। तो शेयर होल्डर्स जो ओनर होते हैं वो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, मुख्य हैं, और जो मैनेजर या मैनेजमेंट होता है वो उनके एजेंट होते हैं। एजेंट यानी जो मैनेजमेंट होता है, वर्क फॉर बेटर रिटर्न ऑन ओनर्स इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स एंड इन रिटर्न द ओनर्स रिवार्ड द मैनेजर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहा गया ना कि एजेंट का काम होता है कि वो अपने प्रिंसिपल को फायदा पहुंचाए। ठीक है, तो प्रिंसिपल को फायदा पहुंचाने में अगर देखें तो एजेंट होते हैं। एजेंट का मतलब यहाँ क्या है? कंपनी का मैनेजमेंट वर्क करता है बेटर रिटर्न के लिए। बेटर रिटर्न किसको देना है? किसको? ओनर्स को। ओनर कौन है यहाँ पर? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट पर बेहतर रिटर्न देने के लिए कौन काम कर रहा है? मैनेजमेंट काम कर रहा है। और बदले में जो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अच्छा रिवार्ड देते हैं मैनेजर्स को। ठीक है, अगर ऐसा हो पाए तो। हाउएवर इन प्रैक्टिस, लेकिन वास्तव में क्या होता है? द इंटरेस्ट ऑफ एजेंट यानी जो मैनेजमेंट है कंपनी का उसमें, और जो ओनर का इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स का, वो कॉन्फ्लिक्ट पर रहते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया कि शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि जितना प्रॉफिट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिविडेंड के तौर पर बांट दो। मैनेजमेंट चाहता है कि नहीं, हम कम से कम बांटेंगे प्रॉफिट को और होल्ड करके रिटेन करके रखेंगे प्रॉफिट को, अगले साल इसे काम मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। एज ए हाई रिवार्ड एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजर्स रिड्यूसेस द गेन ऑफ ओनर। ठीक है, तो अगर जो मैनेजर चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड मिले, है ना, मैनेजर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड चाहते हैं, उसके चक्कर में वो लंका लगा देते हैं किसकी? जो ओनर की। उनका गेन घटा देते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैनेजमेंट को ज़्यादा कमाई होगी तो ओनर को कम कमाई होगी, ओनर को ज़्यादा कमाई होगी तो मैनेजमेंट को कम कमाई होगी। ये सीधी सी बात है। द बिजनेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो भैया पूरी बिजनेस का जो दुनिया है, क्योंकि कंपनियां होती है, कंपनियों में ये सारी चीज़ें होती ही होती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भरा पड़ा होता है। द एजेंसी प्रॉब्लम इन अ कंपनी आर नॉर्मली फॉलोइंग टाइप की होती है। ठीक है, एजेंसी जो प्रॉब्लम होती है हमारी कंपनियों में, उनके कुछ सर्टेन टाइप हैं, जैसे शेयर होल्डर्स वर्सेस मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसके बाद में शेयर होल्डर्स वर्सेस बॉन्ड होल्डर या अदर क्रेडिटर, जिन्होंने जैसे बैंक वगैरह ने लोन दिया है, तो शेयर होल्डर्स और बैंक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या एजेंसी प्रॉब्लम आ सकती है। कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बीच में ये प्रॉब्लम हो सकती है। शेयर होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर जैसे एम्प्लॉई, इन्वेस्टर्स, कस्टमर और लोकल कम्युनिटी, इनके बीच में भी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, एजेंसी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में देखिए, देयर आर टू मेन थ्योरी, एजेंसी थ्योरी एंड स्टेक होल्डर्स थ्योरी। एजेंसी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में दो थ्योरी हैं, एजेंसी थ्योरी और स्टेक होल्डर थ्योरी। एजेंसी थ्योरी की अगर बात करें तो एजेंसी थ्योरी डिस्क्राइब द प्रॉब्लम दैट अकर व्हेन वन पार्टी रिप्रेजेंटिंग अनदर पार्टी इन द बिजनेस होल्ड्स डिफरेंट व्यू ऑन द की बिजनेस इशू आर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई देखो, एजेंसी थ्योरी कहती है कि प्रॉब्लम तब अराइज होगी जब दो पार्टियां एक ही बिजनेस में लगी हुई हैं और उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच में ये प्रॉब्लम आम होती है, हो ही जाती है। एजेंट में फॉलो पर्सनल बिलीफ
टू इन्फ्लुएंस इन की बिजनेस डिसीजन। अब एजेंट क्या करेगा, एजेंट यानी मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट अपने खुद के जो उसके सिद्धांत है उसके हिसाब से चलेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाना है, जबकि जो प्रिंसिपल होगा वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहेगा। एजेंट में आल्सो चूज टू एक्ट इन सच अ वे दैट एजेंट में आल्सो चूज टू एक्ट इन सच अ वे दैट हिज सेल्फ इंटरेस्ट गेट प्रेफरेंस इंस्टेड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो एजेंट इस तरीके से बिहेव करेगा, इस तरीके का काम करेगा कि प्रिंसिपल का इंटरेस्ट जाए भाड़ में, हमको अपना फायदा देखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कौन सी थ्योरी, एजेंसी थ्योरी। अब ध्यान रखिएगा, एजेंसी थ्योरी बेसिकली फोकस करती है किस पे, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स पे। एजेंसी थ्योरी किस पर ज़्यादा जोर देती है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पर ज़्यादा जोर देती है। फिर दूसरी थ्योरी आती है जिसे हम स्टेक होल्डर्स थ्योरी कहते हैं। स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर नहीं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर ले रखे हैं। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर, आपके वेंडर, ये सारे लोग आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर थ्योरी हाईलाइट द डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है या इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो किसके बीच में, विद इन कंपनी के ग्रुप के बीच में हो रहा है, इंडिविजुअल ग्रुप के बीच में हो रहा है, सच एज एम्प्लॉयज के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में, सप्लायर्स के बीच में, आल्सो आउटसाइड स्टेक होल्डर जैसे लोकल कम्युनिटी के साथ में भी आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अराइज हो सकता है। ये बोलती है स्टेक होल्डर्स थियरी, ठीक है। बिजनेस डिसीजन शुड टेक इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ दीज ग्रुप एज मच एज पॉसिबल। अब बिजनेस डिसीजन जब आप ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि इन ग्रुप के इंटरेस्ट को भी आप ध्यान में रख करके चलेंगे, ठीक है। एजेंसी थ्योरी जो है वो फोकस करती है इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स पर, जबकि जो है स्टेक होल्डर्स थ्योरी जो है जोर देती है किस पर, इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बातें। हमने बात कर ली फ्रेंड्स यहाँ पर एजेंसी प्रॉब्लम के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है, लेकिन अब यह है कि सिलेबस में है तो कवर कर लेना जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको जरूर से रखा हुआ है। तो एजेंसी प्रॉब्लम में हमने देखा कि एजेंसी प्रॉब्लम तब होती है जब आपका प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप हो और दोनों के इंटरेस्ट जो है आपस में ना मिलते हों, तो उस केस में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें एक पार्टी को यानी जो एजेंट होता है उससे उम्मीद की जाती है कि दूसरी पार्टी के लिए बेस्ट वर्क करके देगा, ठीक है। एजेंट हम इसलिए हायर करते हैं क्योंकि हमारे अंदर या तो समय नहीं है, समय नहीं है, ठीक है, या जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट पोजीशन, उनकी स्किल का लेवल अलग है, इसलिए हमें दूसरों एजेंट को हायर करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हायर करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट जो टिपिकली होता है वो, ठीक है, यहाँ देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है वो जनरली सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट की वजह से होता है। यानी ओनरशिप किसके पास होती है, शेयर होल्डर्स के पास होती है, और मैनेजमेंट किसके पास होता है, मैनेजर्स के पास होता है। तो मैनेजर अपना फ़ायदा ज़्यादा देना चाहते हैं और स्टेक होल्डर्स अपना, शेयर होल्डर्स अपना फ़ायदा ज़्यादा देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी कौन होती है कंपनी में, मैनेजर्स या मैनेजमेंट होता है। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं और मैनेजर्स जो है वहाँ पर एजेंट का काम करते हैं। एजेंट जो होते हैं यानी जो मैनेजमेंट होता है वो बेटर रिटर्न चाहता है, मतलब उसका काम होता है कि वो बेटर रिटर्न दिलवाए ओनर्स के इन्वेस्टमेंट को। ओनर कौन है, हमारे जिन्होंने हमारे शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी के मालिक वही हैं। इन रिटर्न जो है ओनर जो है मैनेजर्स को रिवार्ड देते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब जो एजेंट है और जो ओनर है उनके बीच में इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से हमारा होगा क्या कि मतलब जो एजेंट है वो अपना ज़्यादा रिटर्न चाहेगा देन की ओनर के रिटर्न से। तो ऐसे में बिजनेस वर्ल्ड जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भरा पड़ा है। एजेंसी प्रॉब्लम किनके बीच में हो सकती है, तो एजेंसी प्रॉब्लम शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच में, शेयर होल्डर्स और अदर क्रेडिटर जैसे बैंक वगैरह के बीच में, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स जिनके पास ज़्यादा शेयर हैं वर्सेस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बीच में, या शेयर होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर्स में आपके एम्प्लॉय, इन्वेस्टर्स, कस्टमर, लोकल कम्युनिटी, सप्लायर सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके बाद में थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा कि थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के दो जो है मेन थ्योरी हैं, एजेंसी थ्योरी और स्टेक होल्डर थ्योरी। एजेंसी थ्योरी मेजर फोकस किस पे करती है, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पर, और स्टेक होल्डर्स थ्योरी किस पे फोकस करती है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट पर, ठीक है। एजेंसी थ्योरी बात करती है ये प्रॉब्लम तब होती है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप होती है, लेकिन दोनों अपने अपने इंटरेस्ट में मशगूल रहते हैं कि हर किसी को अपना फ़ायदा चाहिए, और ख़ास करके एजेंट जो है अपना ऐसी व्यवस्था करेगा कि अपना इंटरेस्ट ज़्यादा ध्यान में रखता है कि अपना फ़ायदा ज़्यादा निकालने के चक्कर में अगर पड़ जाता है तब ये एजेंसी वाला ये जो आपका थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है एजेंसी थ्योरी के हिसाब
से, ठीक है। यानी कि आपने चूंकि एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप रखा है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हुआ है, ऐसा बोलती है एजेंसी थ्योरी। स्टेक होल्डर्स थ्योरी कहती है कि भैया जो है जो आपके कंपनी के अंदर में भी बाहर में भी जो डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जब चला हुआ होता है तो उसे स्टेक होल्डर्स थ्योरी कहते हैं। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के जो ग्रुप हैं उनके बीच में, इन्वेस्टर्स के, सप्लायर्स के बीच में, लोकल कम्युनिटी के बीच में अगर आपका जो है डिफरेंसेस चले हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चला हुआ है तो ये प्रॉब्लम होती है। जो बिजनेस डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो उस समय ध्यान रखिए कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं इनके इंटरेस्ट को, इनके लाभ को, इंटरेस्ट मतलब लाभ होता है तरीके ना, फायदा, इनके फायदे को ध्यान में रख करके ही निर्णय लें, ठीक है। एजेंसी थ्योरी जो है ज़्यादा जोर देती है किस पे, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स पर, और जो आपकी स्टेक होल्डर थ्योरी होती है वो ज़्यादा जोर देती है किस पर, इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स पर, ठीक है। बिजनेस इथिक्स की थोड़ी सी बात करेंगे तो इन जनरल इथिक्स का क्या मतलब होता है, इथिक्स आर कंसर्न विद द क्लासिफाइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इथिक्स का मतलब होता है क्या सही है और क्या गलत है, इसी के बारे में फैसला करना ही या इसी चीज़ को ही फॉलो करना ही इथिक्स कहलाता है, ठीक है। तो इन जनरल इथिक्स होता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, हमें जो राइट है वही करना चाहिए, रॉन्ग नहीं करना चाहिए, दैट इज इथिक्स। अगर बिजनेस इथिक्स की बात करें तो बिजनेस इथिक्स फोकस ऑन व्हाट इज राइट फॉर द शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स फोकस करता है कि क्या चीज़ करें जो कि सही हो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए भी, हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी, तो उसे हम फ्रेंड्स बिजनेस एथिक्स बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है कुछ पॉइंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, यानी कि एथिक्स के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो आपको एथिक्स अगर फॉलो करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ईमानदारी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, प्रॉमिस कीपिंग, जो आपने वादा किया है वो पूरा करिए, ट्रस्ट वर्थीनेस, ट्रस्ट मेंटेन करके रखिए, लॉयल्टी, ईमान, है ना, लॉयल रहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, कंसर्न फॉर अदर्स होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स होना चाहिए, लॉ अवॉइडिंग यानी लॉ को फॉलो करना चाहिए, कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो है आपकी कोड ऑफ कंडक्ट में या एथिक्स में आती हैं। अब इसमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बार जरा से ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट वर्थीनेस, लॉयल्टी, फेयरनेस, है ना, लॉ अवॉइडिंग हो गया, उसके बाद में ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी हो गया, डाटा प्रोटेक्शन हो गया, डाटा प्राइवेसी हो गया, किसी का डेटा ना लीक हो, ये सारी चीज़ें इथिक्स का ही पार्ट होती है। किसी भी कस्टमर का डेटा आप किसी को ना दे दें, दैट इज अ गुड इथिक्स, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें राम कहानी। हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा बिजनेस इथिक्स। जर्नल में इथिक्स होता है ये बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, ये बताना ही बिजनेस, ये इथिक्स कहलाता है। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, हमें राइट ही करना चाहिए, रॉन्ग नहीं करना चाहिए। अगर बिजनेस इथिक्स की बात करें तो बिजनेस इथिक्स फोकस करता है किस बात पर, व्हाट इज राइट फॉर द शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए क्या राइट है, वही आपका क्या कहलाता है, बिजनेस इथिक्स कहलाता है। अब बिजनेस इथिक्स के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। बिजनेस इथिक्स के सिद्धांत में क्या क्या आता है, क्या ऑनेस्टी आती है, हाँ सर आती है, क्या लॉयल्टी आती है, यस, इंटीग्रिटी आती है, यस, फेयरनेस आती है, ट्रस्ट वर्थीनेस आता है, रिस्पेक्ट आता है, डाटा प्रोटेक्शन आता है, डाटा प्राइवेसी आती है, यस। ये सारी चीज़ें आपकी जो आपका इथिक्स, बिजनेस इथिक्स या नॉर्मल इथिक्स के सिद्धांत है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ का अवॉइडिंग, कंसर्न फॉर अदर्स, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमारी आ ही जाती हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और ले लेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल देंगे, उसके बारे में बात करेंगे और हमारा चैप्टर यहीं पर कवर हो जाएगा। तो देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सामाजिक दायित्व, हमारे पास, हमारे ऊपर सामाजिक दायित्व। अगर कोई कंपनी कहीं पर भी फैक्ट्री आप लगाते हैं तो वहाँ पर ये CSR एक्टिविटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपको कुछ ना कुछ समाज की भलाई के लिए काम करना पड़ता है, वही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपने सिर्फ फैक्ट्री लगा ली और पैसे का दोहन करना शुरू किया, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया, ये अच्छी बात नहीं है। आपको उस समाज को भी कुछ ना कुछ लौटा करके देना पड़ेगा, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बस इसी पर ही देखो इन्होंने नारायण मूर्ति जो कि फाउंडर है इन्फोसिस ने, उन्होंने कहा है, बड़े लोग हैं, बड़ी लैंग्वेज होगी, हमें तो समझ नहीं आती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्रिएट मैक्सिमम शेयर होल्डर्स वैल्यू working under the circumstances where it is fair to all its stakeholders, worker, consumers and the community, government and the environment, ठीक है। तो इन्होंने कहा नारायण मूर्ति जी ने कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमें शेयर होल्डर्स के लिए अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करनी होती है, उन सर्कमस्टेंसेस में ही काम करते हुए
जो ऐसी परिस्थितियों में काम करिए जो कि सही हो, किसके लिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वर्कर हैं, चाहे कस्टमर हैं, चाहे कम्युनिटी है, चाहे सरकार है, चाहे समाज है, चाहे इन्वायरमेंट है, इन सब के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छे से काम करना होगा और सही वैल्यू जनरेट करना होगा, अपने शेयर होल्डर्स के अच्छी वैल्यू जनरेट करना ही आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, पूछा जाना डेफिनेशन असंभव है, थोड़ी सी बात करनी जरूरी थी। आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये वाला है कि भैया कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी होती है CSR में कितना % खर्चा करने की, तो 2% खर्चा करना होता है, एटलीस्ट 2% आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्चा करना होता है। किसका, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसका कम से कम 2% आपको खर्चा करना होगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, यही गाइडलाइन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनी इन इंडिया आर स्ट्रक्चरली रिक्वायर्ड, यानी कि संविधान की तरफ से ऐसा कहा गया है कि उनको खर्च करना होगा कम से कम 2% उनकी जो एवरेज नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट जो एवरेज है, एवरेज कब का, ड्यूरिंग द 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का जो नेट एवरेज प्रॉफिट है उसका कम से कम 2% खर्चा करना होगा टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर में CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको मिनिमम 2% खर्चा करना होता है। ध्यान रखिएगा, 2% आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कंपनी मस्ट डिस्क्लोज, अब यहाँ पर चूंकि संवैधानिक तौर पर लागू है, स्टेचरी है, तो इसलिए कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ CSR एक्टिविटीज सेपरेटली इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप सालाना रिपोर्ट रखेगी कंपनी, तो वहाँ पर वो बताएगी अपनी CSR के बारे में सारी डिटेल्स वो शेयर करेगी। स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन आर लेड डाउन इन सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 135 जो है CSR के बारे में बात करता है कि हाँ, कंपनियों को CSR करना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, मिनिमम 2% खर्चा करना चाहिए। किसका, एवरेज जो आपका प्रॉफिट है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 3 का एवरेज प्रॉफिट ले लीजिए, उसका मिनिमम 2% इस फाइनेंशियल ईयर में आपको खर्चा करना चाहिए। विच इंटर आलिया मेंशन द एक्टिविटीज दैट द कंपनी कैन अंडरटेक अंडर द CSR। अब सवाल यह है कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम क्या कर सकते हैं, नदी खुदवा दें, नाला बनवा दें, किसी की शादी करवा दें, मंदिर बनवा दें, सफाई करवा दें, क्या क्या चीज़ आ सकती है। तो उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए पूरी डिटेल्स जो है आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में मिल जाती है। ठीक है, तो बस ये हो गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, मैं नारायण मूर्ति जी ने जो बात कही, मैंने कहा नहीं बड़े लोग बड़ी बातें, मुझे डेफिनेशन उतनी समझ में नहीं आती, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। आपने समझ लिया होगा, मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझदार लोग हैं। CSR की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, कंपनियों को मतलब कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 135 कहता है भैया कि आपको जितना भी एवरेज नेट एवरेज प्रॉफिट है आपके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का, उसका एवरेज ले लो नेट प्रॉफिट का, और उसका कम से कम 2% एटलीस्ट है, मैक्सिमम नहीं है, तुम्हारी मर्जी ज़्यादा, लेकिन कम से कम 2% तो बेटे खर्चना ही पड़ेगा इस करंट फाइनेंशियल ईयर में CSR के तौर पर। ठीक है, और एनुअल जो रिपोर्ट आप पुट करेंगे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में, उसमें आप डिटेल लगाएंगे कि आपने CSR में कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई हुई है। उसके बाद स्टेचुटरी ऑब्लिगेशंस, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 135 कहता है कि आपको CSR एक्टिविटी करनी होगी। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी को CSR में इंक्लूड किया गया है उसकी भी डिटेल सेक्शन 135 में ही दे रखी है। बस फ्रेंड्स, पूरी राम कहानी यहाँ पर कवर हो जाती है। आपकी चैप्टर नंबर 19 आपका यहीं पर डन हो जाता है। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। लाइक वगैरह करें, कमेंट वगैरह करके बताएं कि कंटेंट कैसा है, क्या ज़्यादा पढ़ा दे रहा हूँ, इतनी की ज़रूरत नहीं है, या कम पढ़ा रहा हूँ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, समथिंग लाइक दैट। इफ़ यू हैव इन माइंड प्लीज़ टेल अस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।